गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं राकेश शर्मा राजस्थान एग्री क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने वीड से संबंधित बहुत सारी बातें करी थी, उससे संबंधित जो आने वाले एग्जाम में आए हुए और आने वाले क्वेश्चंस के बारे में समझा था। और जैसे जैसे इस टॉपिक को हम आगे की ओर लेके जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में और उनको किस तरीके से हमें फेस करना होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे, जो पिछला सेशन है, जो पिछली क्लास हमारी हुई थी, उसमें हमने बात करी थी वीड शब्द के बारे में। ओरिजिन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो आज का जो सेशन है वो हम शुरू करने वाले हैं इसके क्लासिफिकेशन से। किससे शुरू करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन से। तो अगर सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस पर कर रहे हैं? जीवन चक्र के आधार पर। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर है? जीवन चक्र के आधार पर। जो इनका लाइफ स्पान है उसके हिसाब से ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें अगर अलग अलग हम बात करें तो कुछ होते हैं एनुअल वीड, एक वर्षीय खरपतवार। वे खरपतवार, इसका डेफिनेशन क्या होगा समझिए, वे खरपतवार जो उसी सीजन में उगते हैं और उसी सीजन में अपना बीज उत्पादन कर देते हैं, सीड प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, यानी एक सीजन में या एक वर्ष में अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं एनुअल वीड्स। अब कई बार क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता है, कई बच्चे भी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि सर एनुअल वीड का मतलब ठीक है कि एक साल में जो परिपक्व होंगे, लेकिन जैसे हम फेलेरिस माइनर की बात करें, जैसे वाइल्ड ओट की बात करें, जंगली जई की बात करें, तो ये तो अपना जीवन काल 4 से 5 महीने में, या फेलेरिस माइनर तो 2 महीने में कंप्लीट कर लेता है। तो इसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे? तो ये जो वीड्स होते हैं इनको हम कहते हैं एनुअल वीड। एनुअल वीड्स फर्दर इनका क्लासिफिकेशन करें हम तो ये भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रबी वीड्स और एक होते हैं खरीफ वीड्स। रबी और खरीफ ये ऋतु के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब आप जानते हो कि रबी की जो फसलें हैं उनके साथ जो खरपतवार उगेंगे, वीड्स ग्रो होंगे, वो रबी की में कैटेगराइज किए गए हैं और खरीफ सीजन की जो वीड्स हैं वो खरीफ में कैटेगराइज किए गए हैं। तो आप लोगों को ये रटने वाली चीज है नहीं, ये समझने वाली चीजें हैं। देखिए, समझते हैं कि सोचो कि रबी की क्रॉप कौन कौन सी है हमारे पास? वीट है, मस्टर्ड है, पी है, ग्राम है। तो इनकी अगर बात करें तो हम सबसे पहले इनके संबंधित वीड, हमें दिमाग में चीज आनी चाहिए हमारे दिमाग में कि गेहूं अगर उग रहा है तो रबी सीजन का है, मतलब गेहूं के साथ उगने वाला जो वीड है वो भी किस ऋतु का होगा, किस सीजन का होगा? रबी सीजन का होगा। तो देखिए, बात करते हैं हम, देखिए फेलेरिस माइनर, यानी इसको हम कहते हैं गुली डंडा भी कहते हैं, और गेहूं का ये मिमिक्री वीड भी है और गेहूं का मामा भी कहते हैं। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा गेहूं में क्या लगता है? बथुआ लगता है। चिनोपोडियम की बात करें, बथुआ लगता है। इसके अलावा क्या लगता है? खरबथुआ लगता है। इसके अलावा क्या लगता है? ओरोबैंकी लगता है। इसके अलावा क्या लगता है? सत्यानाशी लगता है। और जो भी, अगर गेहूं रबी सीजन का है, जो भी रबी सीजन का है, जो में क्या लगता है? जंगली जई। तो ये सारे खरपतवार कैसे हैं, कौन से सीजन के हैं? रबी सीजन के खरपतवार हैं। ध्यान रहे, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशन में पहला जो क्लासिफिकेशन हम किसके बेस पर पढ़ रहे हैं? जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है हमने। उसमें पहला क्या है? एनुअल वीड। एनुअल वीड में भी पहला क्या है? रबी सीजन के जो वीड हैं उनके बारे में हमने बात करी है। अगर खरीफ सीजन के वीड्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपके लटजीरा, लहसुआ, लटजीरा और लहसुआ, ये 2 ऐसे हैं जो सीजन में आते हैं?
खरीफ सीजन के हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, जैसे जंगली चौलाई है, वाइल्ड अमरेंथस जिसकी बात करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पत्थर जो चट्टा होता है, पत्थर चट्टा होता है, वो भी किस ऋतु का है? खरीफ सीजन का खरपतवार है, यानी खरीफ की फसलों के साथ लगता है। ये तो बात हो गई इसके आधार पर कि एनुअल वीड्स कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए, रबी हो गया, खरीफ हो गया। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो खरपतवार का टाइप है एनुअल में, उसकी अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा बाइनियल वीड्स। बाइनियल वीड्स का मतलब क्या हुआ? द्विवर्षीय खरपतवार। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक साल में तो अपनी ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करेंगे और दूसरे सीजन में यानी दूसरे वर्ष में क्या करेंगे? सीड प्रोडक्शन का यानी प्रजनन का, ब्रीडिंग का काम करके प्रजनन करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे? सीड का प्रोडक्शन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनियल वीड्स जो हैं उनका जीवन काल कम से कम 2 ऋतुओं में होता है। कम से कम कितने ऋतुओं में होता है? 2 ऋतुओं में होता है या 2 वर्ष में होता है। जैसे इसकी बात करें कि ये दो द्विवर्षीय खरपतवार कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात करें कासनी की, अगर हम बात करें जंगली गोभी की, अगर हम बात करें जंगली गाजर की, तो ये तीनों खरपतवार जो हैं, तीनों वीड्स हैं, वो किस में कैटेगराइज किए गए हैं? बाइनियल वीड में कैटेगराइज किए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो तीसरा जो प्रकार हो जाता है वो हमारा हो जाता है पेरेनियल वीड्स। पेरेनियल वीड्स की बात करें तो पेरेनियल वीड्स होते हैं बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार, बहु का मतलब होता है अधिक, और बहुवर्षीय खरपतवार का मतलब हो गया कि ये लगातार कई सालों तक अपना जो है वेजिटेटिव ग्रोथ करते रहते हैं, इसके बाद सीड प्रोडक्शन शुरू करते हैं और उसके बाद लगातार हर एक साल ये सीड प्रोडक्शन करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेनियल वीड्स वो वीड्स हैं जो एक बार ग्रो होने के बाद लगातार कई सालों तक क्या करते रहते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे और उसके बाद फिर सीड प्रोडक्शन शुरू करेंगे। अगर इनके फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये भी बाद में 2 टाइप के होते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं वुडी और एक होते हैं हर्बेसियस टाइप के। एक तो होते हैं वुडी टाइप के और एक होते हैं हर्बेसियस टाइप के। वुडी टाइप की अगर बात करूं तो इसमें जैसे तना मोटा होता है, शाखाएं मोटी होती है, लकड़ी जिनमें दिखाई देती है, इनको देखकर पहचान सकते हैं। इसका एग्जांपल की अगर बात करूं कि हर्बेसियस या पेरेनियल वीड्स में हर्बेसियस टाइप का कौन सा वीड होगा और वुडी टाइप का कौन सा वीड। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीधा क्वेश्चन नहीं आता है कि पेरेनियल वीड्स, इनमें से पेरेनियल वीड्स कौन सा है, तो आप सीधे क्वेश्चन नहीं आते तो क्या पूछ लेता है? निम्न में से ऐसा कौन सा खरपतवार है जो वुडी टाइप का पेरेनियल वीड है। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा झड़बेरी का। किसको याद करना पड़ेगा? झड़बेरी को। और इसी तरह हर्बेसियस की बात करें तो हर्बेसियस में एग्जांपल हो जाते हैं मोथा, साइप्रस रोटेंडस जिसे कह रहे हो आप, इसके अलावा अमरबेल जिसे क्या कहते हो? कसकुटा भी कहते हो, और इसके अलावा हो जाएगा हिरनखुरी, इसके अलावा हो जाएगा हिरनखुरी। तो इस तरीके से पेरेनियल जो वीड है उसको भी हमने कितने भागों में बांट लिया है? 2 भागों में बांट लिया है। अब देखिए दोबारा से देखते हैं एक बार हमने क्या लिखा है कि जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा है हमने। एक है एनुअल वीड जिसको रबी और खरीफ 2 भागों में बांट लिया है और दोनों खरपतवारों को हमें याद भी करना है, समझना भी है तरीके से। बाइनियल द्विवर्षीय खरपतवारों की बात करें, बाइनियल वीड्स की बात करें तो इसमें 3 मोटे मोटे खरपतवार हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए कासनी, चिकोरी, जंगली गोभी और जंगली गाजर। पेरेनियल वीड्स की बात करें तो ये बाद में इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है वुडी और एक होता है हर्बेसियस टाइप का। ध्यान रहे मोथा जो है वो कई बार हमें एनुअल वीड में ही पढ़ा दिया जाता है, किताबों में कई बुक्स में लिखा हुआ है कि मोथा जो है एनुअल वीड है। नहीं, मोथा एनुअल वीड नहीं है, मोथा कैसा है? पेरेनियल वीड है, और पेरेनियल में भी कैसा है? हर्बेसियस टाइप का वीड है। चलिए इसकी हमने बात कर ली है कि जीवन चक्र के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, लाइफ स्पान के आधार पर वीड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो कोटिलेडन्स के आधार पर हम पढ़ेंगे। बीज पत्र के
आधार पर, बेस्ड ऑन कोटिलेडन्स। अब ये कोटिलेडन्स की जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ये वीड्स जो होते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा मोनोकोट और एक आपने पढ़ा होगा डाइकोट। अगर मोनोकोट और डाइकोट की अगर हम बात करें तो मोनोकोट वीड की अगर बात करें कि मोनोकोट, और चलो पहले तो समझते हैं कि इनका मतलब ही क्या होता है, कि मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस क्या है। जो सीड होता है किसी भी वीड का, वो सिमेट्रिकल पोजीशन में अगर टूटता है, उसको तोड़ने की कोशिश करें तो 2 बराबर भागों में टूटता है, तो वो क्या हो जाएगा? डाइकोट हो जाएगा। और बराबर भागों में नहीं टूटता है तो इसका मतलब वो क्या है? मोनोकोट वीड है। इसको समझने के लिए और अच्छे से समझते हैं। देखो कि दाल जो होती है, जैसे चना है, उसको हम बीज को 2 भागों में तोड़ना चाहें, दोनों भागों में टूट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? पल्सेज क्या है? क्या है? डाइकोट है। जबकि मोनोकोट क्या रह जाएगा? जैसे दूब घास, एग्जाम्पल किसके अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? दूब घास, गेहूं सा, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। कि अगर दूब घास और गेहूं सा इनकी बात करते हैं तो ये कैसे हैं? कैसे हैं? मोनोकोट वीड है। अगर डाइकोट की बात करूं तो मैं क्या है? सत्यानाशी है, इसके अलावा बथुआ है, इसके अलावा क्या है? चौलाई है। ये सारे कैसे हैं? डाइकोट वीड है। इनके सीड जो हैं वो बराबर 2 भागों में टूट जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का दूसरा तरीका था हमारा, दूसरा बेस था, जिसको हमने क्या लिखा है? बीज पत्र के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोट, डाइकोट। मोनोकोट में कौन कौन से वीड आ जाते हैं ये लिख लेना है, याद कर लेना है। और डाइकोट में क्या क्या वीड आ जाते हैं ये याद कर लेना। सीधा इनसे ऐसे क्वेश्चन उठ के आता है। इसके बाद की अगर बात करें, जीवन चक्र के आधार पर एक हो गया है, कोटिलेडन्स के आधार पर दूसरा हो गया है, और तीसरे की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्रॉप वीड रिलेशन के आधार पर, यानी खरपतवार और फसल संबंध के आधार पर खरपतवार कितने टाइप के होते हैं, यानी खरपतवार का फसल के साथ क्या संबंध है, इसके आधार पर खरपतवारों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो एब्सोल्यूट वीड की। एब्सोल्यूट वीड की, इसको हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष खरपतवार। हिंदी में क्या बोलते हैं? निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार का मतलब हुआ कि वे सभी खरपतवार जो नोक्सियस टाइप के होते हैं, हमेशा हानिकारक प्रभाव डालते हैं, या हम सीधा सीधा इस शब्द के हिसाब से, नाम के हिसाब से भी जा सकते हैं कि ये सारे वीड जो एब्सोल्युटली वीडी होते हैं सारे, तो वो क्या हो जाएंगे? निरपेक्ष खरपतवार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निरपेक्ष खरपतवार हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मोथा, दूब घास, हिरणखुरी, कृष्ण नील, और भी बहुत सारे हैं जो केवल वीड का ही नेचर रखते हैं, कभी इनका कोई यूज है नहीं, तो ये क्या हो जाते हैं? एब्सोल्यूट वीड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा जो वीड है वो होता है रिलेटिव वीड। रिलेटिव वीड को हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार। अगर इसकी अगर हम बात करें कि सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं, तो देखो, अगर गेहूं के खेत में सरसों का पौधा उग गया है तो सरसों का पौधा अभी खरपतवार माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में परिभाषा लिख के आए हैं हम, और डेफिनेशन लिखी भी थी, पढ़ी भी थी हमने, उसमें हमने ये सीखा था कि ये जो होता है वीड, वो अनडिजायरेबल होता है, अनवांटेड प्लांट होता है। तो अनवांटेड प्लांट ही है, हमने लगाया क्या है? वीट लगाया और इसमें मस्टर्ड उग रहा है, तो मस्टर्ड तो अनवांटेड प्लांट होगा, अनडिजायर्ड प्लांट होगा, जिसको जहां पर नीड नहीं थी वहां ये उग रहा है, तो इसका मतलब अभी सरसों क्या है? खरपतवार।
सरसों वैसे तो फसल है, लेकिन अभी गेहूं के खेत में उगा नहीं रहे थे, गलती से उग गया या किसी कारणवश उग गया है, तो अभी इसको क्या माना जाएगा? खरपतवार। लेकिन कौन सा खरपतवार कहेंगे इसको अभी जो है वो सापेक्ष खरपतवार माना जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे सरसों के खेत में गेहूं के पौधे का उगना। तो सरसों के खेत में गेहूं का पौधा उग रहा है तो भी ये क्या है? सापेक्ष खरपतवार है। गेहूं के खेत में सरसों का, मटर का, जौ का, चने का या जो सेम सीजन के क्रॉप हैं, क्रॉप प्लांट्स है, उनका कोई पौधा उग रहा है तो ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव वीड कहलाएगा। इसके अलावा तीसरे प्रकार के वीड की बात करें तो तीसरे प्रकार का जो वीड है वो हो जाता है आपका रोग वीड। क्या हो जाता है? रोग। हिंदी में बोलते हैं इसको अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, अवांछित खरपतवार का मतलब क्या हुआ कि ये सेम ऐसा ही है जैसे सरसों के खेत में गेहूं उग रहा है, इसमें भी क्या होता है? बाई नेचर, बाई डिफॉल्ट तो ये क्या होता है? जैसे सरसों है, सरसों का खेत था, गेहूं उग रहा है, तो सरसों के खेत में गेहूं क्या हो गया? वीड हुआ। लेकिन वो कैसा हुआ? रिलेटिव वीड हुआ। अगर इसी तरीके से जैसे मैं इसमें बात करूं कि गेहूं की सोनालिका किस्म में लोकवन किस्म के पौधे का उगना, यानी हमने वैरायटी लगाई थी सोनालिका और उसमें पौधे उग गए हैं गलती से लोकवन के, तो अब ये क्रॉप तो सेम है लेकिन वैरायटी चेंज हो गई है। इस केस में ऐसे वीड्स को, ऐसे पौधों को हम क्या बोलेंगे? जैसे गेहूं की सोनालिका में जो लोकवन के पौधे उगे हैं, इन लोकवन के पौधों को हम क्या बोलेंगे? अवांछित खरपतवार बोलेंगे, रोग्यू वीड बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे की ओर चलते हैं तो आगे इसका क्लासिफिकेशन ऐसा है। नंबर 4 पे आ जाता है आपका वॉलंटियर वीड। इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वैच्छिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वैच्छिक खरपतवार, स्वैच्छिक खरपतवार। अगर इसकी बात करें, स्वैच्छिक खरपतवार है तो पहले एग्जांपल लिखते हैं, फिर समझ में आएगा। गेहूं के खेत में मूंगफली का उगना, मूंगफली का उगना या मूंगफली के पौधों का उगना। अभी ये है ना, अभी दोनों डेफिनेशन सेम सी लग रही है हमारी। वॉलंटियर में भी सर आपने ऐसा एग्जाम्पल लिखाया है और रिलेटिव में भी आपने ऐसा एग्जाम्पल लिखाया है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर इसको गौर से देखेंगे तो हमें अंतर दिखाई देगा। देखिए, रिलेटिव वीड जो है, सरसों के खेत में गेहूं उग रहा है या गेहूं के खेत में सरसों उग रहा है, तो अभी ये क्या आपस में क्या है? सेम सीजन के प्लांट्स हैं, सेम सीजन की क्रॉप है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव बोलेंगे। अगर ये प्रीसीडिंग क्रॉप है, पिछले सीजन का क्रॉप है, क्रॉप का कोई प्लांट उग रहा है नेक्स्ट सीजन में सक्सीडिंग क्रॉप में, क्रॉप के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वॉलंटियर क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉलंटियर क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इसके बाद आते हैं, ये कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। इसके बाद 5वां आता है मिमिक्री वीड। मिमिक्री वीड्स, मिमिक्री वीड्स का मतलब क्या होता है? जो पौधे या जो खरपतवार के पौधे अगर किसी फसल के साथ मोर्फोलॉजी में समान दिखाई देते हैं, आकार में, आकृति में मुख्य फसल के समान दिखाई देते हैं और उनको पहचानना, अलग करना कठिन हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिमिक्री वीड बोलते हैं।
मिमिक्री को हिंदी में कहते हैं नकलची। तो दिखने में ये कैसे कैसे रहते हैं, नकल के समान दिखाई देते हैं, मतलब जैसा मेन क्रॉप है वैसा ही क्या दिखाई देता है, वीड दिखाई देता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स जो हो जाते हैं वो आपके जैसे गेहूं में गेहूंसा, धान में सांवा, सांवा जो खरपतवार होता है उसकी हम बात करते हैं, क्रूसोगाली की बात करते हैं, इकाइनोकोला क्रूसिकली। चलिए आगे देखते हैं। गेहूं में गेहूंसा और धान में सांवा। जैसे गेहूं में गेहूंसा की बात करें तो गेहूंसा का जो प्लांट होता है वो लगभग किसके समान दिखाई देता है, गेहूं के समान दिखाई देता है। इसीलिए इनकी मोर्फोलॉजी सेम होने के कारण इनको खड़ी फसल में पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी फसलों को हम या ऐसे खरपतवारों को हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री वीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिमिक्री वीड बोलते हैं। अच्छा, कई बार हमने दिया है, ये टेस्ट भी लेते हैं बच्चों का ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब भी टेस्ट लेते हैं तो इसमें बच्चों से जब एग्जाम्पल पूछते हैं तो एक ऑप्शन हम ये भी देते हैं कि जैसे सरसों में सत्यानाशी, तो बच्चे वो करके आते हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। अभी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सरसों में सत्यानाशी, तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया। सत्यानाशी का पौधा सरसों के समान दिखता नहीं है, लेकिन इसके बीज क्या होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे वीड्स को हम बोलते हैं सैटेलाइट वीड्स, सैटेलाइट वीड बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं सैटेलाइट वीड्स। यानी अगर पौधा समान दिखाई दे रहा है तो वो मिमिक्री वीड, लेकिन पौधा समान नहीं है, हार्वेस्टिंग के टाइम इनके सीड्स को पहचानना अलग हो जाता है, बड़ी दिक्कत आती है इनके सीड्स को, वीड के सीड्स को मेन क्रॉप के सीड से अलग करने में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट वीड बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे जैसे आगे चलेंगे हम और भी समझेंगे। तो छठे की बात कर लेते हैं, सैटेलाइट वीड्स। सैटेलाइट वीड्स की बात करते हैं। मोर्फोलॉजी ऑफ सीड्स ऑफ क्रॉप एंड वीड इज सेम। लगभग समान होती है मोर्फोलॉजी किसकी, सीड्स की। किसके सीड्स की, वीड की और क्रॉप के जो दोनों के सीड हैं उनकी मोर्फोलॉजी क्या होती है, लगभग समान होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट वीड बोलते हैं। और इसमें हमने क्या लिखना था कि इसमें मोर्फोलॉजी जो है प्लांट की वो समान दिखाई देती है, इसमें प्लांट्स और वीड्स के सीड्स की मोर्फोलॉजी सेम होती है। ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस था जो हमें ध्यान से देखना है। चलिए अगर इसके बाद की बात करें तो ये कितने क्लासिफिकेशन हो गए हमारे, 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं। इसके बाद चौथा या अगला क्लासिफिकेशन जो भी है वो हम पढ़ते हैं परजीवी खरपतवार, पैरासाइटिक वीड्स। पैरासाइटिक वीड्स की अगर हम बात कर लेते हैं, पैरासाइटिक वीड्स कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारा 7वां हो गया है, 7वां नंबर आएगा इसके। 7वां जो प्रकार है वो पैरासाइटिक वीड्स का है, पैरासाइटिक वीड्स का है। अगर इसके आगे की फर्दर हम बात करें कि ये परजीवी खरपतवारों के एग्जाम्पल्स की बात करें कि परजीवी खरपतवार जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं पूर्ण तना परजीवी, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो होता है हमारा वो होता है अर्ध तना परजीवी, सेमी स्टेम पैरासाइट। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा होता है पूर्ण जड़ परजीवी, यानी टोटल
रूट पैरासाइट। और अगर चौथे की बात करें तो ये होता है अर्ध जड़ परजीवी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी रूट पैरासाइट। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो इसको आगे समझते हैं कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। पहले आपको स्टार्ट करना है तने से और फिर बाद में आना है जड़ पर। तना कैसा, इसके लिए आगे लिखो पूर्ण, याद करने का तरीका है बेटा, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी और अर्ध जड़ परजीवी। और एक इसका तरीका याद करने का CLOS, क्लोज, ठीक है। तो अर्ध पूर्ण जड़ परजीवी क्या है, कस्कुटा। अर्ध जड़ परजीवी, अर्ध तना परजीवी क्या है, लोरेंथस। पूर्ण जड़ परजीवी क्या है, ओरोबेंकी। और अर्ध जड़ परजीवी क्या है, स्ट्राइगा। तो देखो हमने क्या समझा है यहां पर कि इनका जो पहला लेटर है उसको हम ऐसे कैसे उतार लेते हैं, और उसके बाद हाँ एक और कंफ्यूज करने वाली चीज है यहां पर कि हमें ये क्लोज तो याद रह जाता है, लेकिन हमें याद ये नहीं रहता है कि सर पहले जड़ था या पहले तना। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा पहले कि हम पहले तने की बात करेंगे फिर बात करेंगे जड़ की, और तने में भी पहले किसकी बात करेंगे, पूर्ण की, फिर अर्ध की, फिर जड़ की बात करेंगे तो पहले पूर्ण की और फिर उसके बाद अर्ध की। देखो कस्कुटा जो है आप लोगों को पता है किस में लगता है, रिज का या बरसीम में लगता है। अगर लोरेंथस की बात करूं तो ये किस में लगता है, आम में, मैंगो में लगता है, और इसके अलावा चाय में, टी बगीचे में के बागानों में लगता है। ओरोबेंकी की बात करूं तो सभी सोलेनेसी कुल की है, ज्यादातर सब्जियों में या ज्यादातर पौधे जो सोलेनेसी कुल के होते हैं उनमें तो लगता ही लगता है। इसके अलावा जो है वो ये किस में लगता है, सरसों में भी लगता है। और अगर स्ट्राइगा की बात करूं तो ये आपके ज्वार में लगता है, और इसके अलावा बाजरा में लगता है। ज्वार और बाजरा इन दोनों में क्या लगता है, स्ट्राइगा। इसको देखो और भी पूछते हैं इनमें से क्वेश्चन क्या आते हैं, तो यहाँ नोट डाल के हम 2-3 चीजें कर रहे हैं। जो कस्कुटा है उसको हम बोलते हैं डोडरवीड। क्या बोलते हैं, डोडरवीड। इसी तरीके से अगर स्ट्राइगा की बात करें, स्ट्राइगा को बोलते हैं विचवीड। क्या बोलते हैं, विचवीड बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर ओरोबेंकी की बात करें, ओरोबेंकी को बोलते हैं ब्रूम रेप। क्या बोलते हैं, ब्रूम रेप बोलते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे इनकी बात कर रहे थे। तो पूर्ण तना परजीवी में आगे मैंने बता दिया है क्या आएगा, पूर्ण तना परजीवी में क्या आएगा, कस्कुटा आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोरेंथस आ जाएगा। यहाँ पर जड़ परजीवी में क्या आ जाएगा, ओरोबेंकी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्राइगा आ जाएगा। तो ये जड़ या पौधों के साथ परजीवी संबंध बनाते हैं उसके आधार पर है। चलो सर क्लासिफिकेशन तो हमें याद हो गया, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि परजीवी खरपतवार होता ही क्या है। तो परजीवी खरपतवार क्या होते हैं, वे खरपतवार जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से नहीं बनाते हैं। बनाएंगे कैसे, तो ये दूसरे जीवों पर या दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं और उनसे ही क्या करते हैं, भोजन अपना प्राप्त करते हैं। जैसे समझते हैं पूर्ण तना परजीवी, ये कस्कुटा जो है वो तने के ऊपर पाया जाता है, रिज के या बरसीम के ऊपर। आपने देखा भी होगा कस्कुटा को कहते हैं अमरबेल, पीले कलर की होती है, बिल्कुल धारियां धारियां, और पूरे रिज के पर फैल जाती है, तेजी से फैलती है। अमरबेल तेजी से फैल जाती है। इसमें क्या होते हैं, नुकीले तंतु होते हैं, जो ये क्या करता है, उसके तने में घुसाता है रिजके में, और वहां से पोषण प्राप्त करता है। खुद की जड़ें शुरू में होती है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो पोषण पूरी तरीके से पूरा पोषण तने से प्राप्त करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण तना परजीवी। इसी तरीके से बात करें अर्ध तना परजीवी की, सेमी रूट पैरासाइट की, तो ये लोरेंथस होता है। आम की शाखा पर लोरेंथस के सीड किसी चिड़िया की बीट के कारण वहां रह जाते हैं और वहां पे उगते हैं।
कुछ सीमित वृद्धि करने के बाद ये हवा के तेज झोंकों से गिर जाता है जमीन पर और बाकी का अपना जीवन काल जमीन पर व्यतीत करता है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धतना परजीवी, यानी आधा तो तने पर और आधा अपनी जड़ों से। इसी तरीके से पूर्ण जड़ परजीवी की बात करें ओरोबैंकी की, तो ये सरसों की जड़ों में लगता है। सरसों की जड़ों में लगने के साथ साथ पूरा पोषण वहीं से प्राप्त करता है, इसीलिए ये क्या है, पूर्ण जड़ परजीवी है। अर्ध जड़ परजीवी की बात करूं तो स्ट्राइगा ही है, ज्वार बाजरा से जब तक सेमिनल इसकी जो रूट्स होती हैं उनमें से लेता है, लेकिन बाहर वाली रूट जो तने के बाहर तक होती हैं वो खत्म हो जाती है या परिपक्व होने की अवस्था में उनमें पोषण खत्म हो जाता है, तो ये अपनी जड़ों से भी भोजन लेता है। इस तरीके से ये क्या हुआ, अर्ध जड़ परजीवी हुआ। और हमारा लास्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो है पत्तियों की बनावट के आधार पर। पत्तियों की बनावट के आधार पर, पत्तियों की बनावट के आधार पर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें पहला आ जाता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। ब्रॉड लीव्स वीड। और दूसरे क्या जाते हैं, संकरी पत्ती वाले खरपतवार, यानी नैरो लीव्स। और ये क्या हो जाते हैं, ब्रॉड लीव्स वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करूं तो यहां पर जंगली चौलाई, बथुआ। अगर संकरी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करूं तो यहां पर हो जाएगा आपके मोथा, साइप्रस रोटेंडस। नाम भी याद रखने इनके। कांस की अगर बात करूं तो सेकेरम स्पोंटेनियम, पीछे नाम लिखा था हमने, याद होगा आप लोगों को। इसके अलावा फेलेरिस माइनर, ये क्या होते हैं। और इसके अलावा दूब घास की भी बात कर लें तो दूब घास भी क्या है, सकरी पत्ती वाला खरपतवार, सकरी पत्ती वाला खरपतवार। तो इस तरीके से चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के बारे में हमने समझ लिया है। और इसके बाद जो है ये क्लासिफिकेशन हमारा पूरा होता है। अब देखो, अब तक वीड के हमने 2 लेक्चर आप लोगों को दिए हैं और पहले लेक्चर में हमने वीड से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त करी थी कि वीड शब्द क्या है, किसने उपयोग किया, अनुसंधान केंद्र कहाँ है, या इससे होने वाले फायदे क्या हैं या नुकसान क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो लेक्चर है, इसमें हमने आज डिस्कस किया है कि वीड का अगर क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें तो वो किस किस आधार पर कर सकते हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हमारा तीसरा जो वीड से संबंधित लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि वीड कंट्रोल के, वीड नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। उसमें ही हम बात करेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, एग्रोनॉमिकल मेजर्स क्या हैं, केमिकल मेजर्स क्या हैं, और चौथा और लास्ट फाइनल क्या रहेगा, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट या बायोलॉजिकल मेजर्स इसके क्या है। तो आज वाला चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।